तो हैलोअल्केन हैलोअरीन का पीवाईक्यूज में पहला दे रखा है सेक ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन ब्रोमीन इन सनलाइट मेजर प्रोडक्ट। तो साइक्लोहेक्सेन पे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया। अब कह रहा है कि इसका ब्रोमीन सनलाइट से रिएक्शन कराओ। तो अपने को पता है कि ये फ्री रैडिकल मैकेनिज्म से आगे जाएगा, फ्री रैडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो मैकेनिज्म तो अपने को पता ही है, ब्रोमीन पहले होमोलिटिक फिशन करेगा Br डॉट में, और फिर जहां पे रैडिकल सबसे स्टेबल बनेगा वहां से हाइड्रोजन को निकालेगा। जब हाइड्रोजन को निकालेगा तो यहाँ पे होगा होमोलिटिक फिशन, और आपको यहां मिल जाएगा रैडिकल। अब यहीं से हाइड्रोजन क्यों निकाला? बिकॉज इस हाइड्रोजन को निकालने से जो रैडिकल बना है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो वो ज्यादा स्टेबल है। और इसके बाद दूसरा ब्रोमीन का मॉलिक्यूल आएगा और ये रैडिकल उसका होमोलिटिक फिजन करा के और एक Br को अपने ऊपर जोड़ लेगा। तो मेजर प्रोडक्ट जो आएगा वो ये आएगा। इसमें ध्यान क्या रखना है, अपने को हाइड्रोजन वहां से निकालना है जहां से आपको हाइड्रोजन निकालने पे स्टेबल रैडिकल मिले। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सवाल है, क्योंकि इसमें दो आंसर आ सकता है। कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। तो पहले तो ये देख के लगा कि C6H6 का मतलब बेंजीन ही होगा, और बेंजीन का जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है, वो 4 भी होता है। और क्वेश्चन में आगे जाके दे भी रखा है टेक्स अप 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तब जाके यहां अपने को एक प्रॉब्लम समझ आया कि यहां डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो आपको 4 चाहिए, लेकिन वो चारों आपको पाई बॉन्ड के फॉर्म में चाहिए, ताकि आप यहाँ पे ये 4 मोल हाइड्रोजन को ऐड कर पाए। ठीक है, जैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो होता है वो दो तरीके से आ सकता है, रिंग के फॉर्म में या पाई बॉन्ड्स के फॉर्म में। तो यहां पे एक बात समझ आती है कि सिर्फ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 नहीं चाहिए, आपको वो चाहिए पाई बॉन्ड्स के फॉर्म में, ताकि उस पे 4 मोल हाइड्रोजन जुड़ सके। बट इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि 3 मेंबर्ड रिंग जो होता है वो 3 मेंबर्ड रिंग का सिग्मा बॉन्ड इतना वीक होता है एंगल स्ट्रेन की वजह से कि वो भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। तो अगर यहाँ पे रिंग 3 मेंबर हो तो फिर रिंग का भी सिग्मा बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाएगा। इसीलिए इसका दो पॉसिबल आंसर है। अगर मैं 3 मेंबर रिंग एक ले लूं और 3 पाई बॉन्ड बना दूं तो भी 4 मोल हाइड्रोजन का कंजम्पशन हो सकता है। और अगर मैं सिर्फ इस बात पे फोकस करूं कि 4 मोल हाइड्रोजन आपको ऐड करना है, और मान लो मैं ऐसा सोचता हूं कि रिंग नहीं बनाना है, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि मैंने 6 कार्बन में ये पाई बॉन्ड्स लगा दी। ऐसा भी पॉसिबल है, 6 कार्बन में मैंने 4 पाई बॉन्ड्स लगा दिए। इसमें भी अगर आप चाहेंगे तो 4 मोल हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। हर पाई बॉन्ड के लिए 1 मोल हाइड्रोजन, तो 4 पाई बॉन्ड के लिए 4 मोल हाइड्रोजन। लेकिन एक और जो दूसरा पॉसिबिलिटी है इस फॉर्मूले से, वो एक 3 मेंबर्ड रिंग भी आप ले सकते हो। इसमें क्या होगा कि 3 मोल हाइड्रोजन तो पाई बॉन्ड्स पे ऐड हो जाएगा, और 1 मोल हाइड्रोजन जो है वो रिंग पे भी ऐड हो जाएगा। 3 मेंबर्ड रिंग का पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड रिएक्टिव होता है, पाई बॉन्ड की तरह वो भी हाइड्रोजनेट हो जाता है। तो ऐसा भी ले सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ क्वेश्चन में दूसरा ड्रॉबैक ये है कि ये 1 मोनो-ब्रोमो डेरिवेटिव जो देखा है उसमें बहुत क्लियर सेंस नहीं है कि वो मोनो-ब्रोमो डेरिवेटिव कैसे बनाने की बात कर रहा है। आप ब्रोमीन बहुत तरीके से लगा सकते हैं कंपाउंड पे, फ्री रेडिकल मेथड अभी अभी अब देखा देखा आपने। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप HBr लगा दीजिए। तो बहुत तरीका हो सकता है, वो भी मेंशन नहीं है। इसीलिए इसका दो पॉसिबल आंसर है। या अगर ये स्ट्रक्चर लेके चलेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है,
ये स्ट्रक्चर लेके चलेंगे तो इसमें आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है, इसलिए आपको इसका 2 पॉसिबल आंसर मिलेगा। इसमें बस यही उनके तरफ से गलती ये हो गई है क्वेश्चन में कि उन्होंने यहाँ पे ये जो 4 मोल हाइड्रोजन दिया है ये बेसिकली इंडिकेट यही कर रहा है कि 4 पाई बॉन्ड होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिग्मा बॉन्ड भी हाइड्रोजनेट हो जाए, और वो कहाँ होता है, 3 मेंबर रिंग में होता है। तो इसका जो आंसर है दैट कैन बी 6 और 8 बोथ। जो तीसरा क्वेश्चन है AgNO2 और AgCN वाला, ये आपने फजान रूल में देख रखा है कि जैसे हमारे पास अगर KNO2 है और अगर हमारे पास AgNO2 है तो इसमें डिफरेंस क्या है। अपने को पता है KNO2 इज K प्लस NO2 माइनस, क्योंकि ये जो कैटायन है ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन है, तो पोलराइजिंग पावर कम होता है, तो बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होता है। लेकिन ये जो Ag प्लस है ये डी ब्लॉक का कैटायन है, इनका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, तो इनके अंदर क्या ज्यादा होता है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो AgNO2 कैसे बनाओगे, तो AgNO2 आप ऐसे बनाएंगे, इसमें आप चार्ज मत दिखाओ। KNO2 आप ऐसे बनाएंगे, इसमें ये जो NO2 माइनस है वो कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पे दो दो डोनर साइट है, ऑक्सीजन भी है नाइट्रोजन भी है, लेकिन इसमें O पे नेगेटिव है, नेगेटिव डोनर बेटर डोनर होता है न्यूट्रल डोनर के मुकाबले, तो इसमें ये बेटर डोनर हो गया। लेकिन इसमें जब आप देखेंगे तो अब नेगेटिव नहीं है, N के पास भी लोन पेयर है, O के पास भी लोन पेयर है, और N क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें बेटर डोनर कौन हो जाएगा, N हो जाएगा। और अगर ये बेटर डोनर हो गया कौन, N, तो आप डोनेट N से ही करेंगे। अच्छा, इसमें कहां से डोनेट करेंगे, O से करेंगे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में AgNO2 दिया है तो डोनेट कहां से होगा, N से, यानी ये N अपने लोन पेयर से अटैक करके Br को एज अ लीविंग ग्रुप निकालेगा। इस केस में क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 NO2 AgCN। फिर से बात वही हो जाती है कि जब बात होगी KCN और AgCN की तो एक ही कहानी फिर से कि यहां जो है ये K प्लस CN माइनस है, ये K प्लस जो है ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें जो साइनाइड होगा वो प्रॉपर एनायनिक होगा। दोनों के पास लोन पेयर है, लेकिन कार्बन एक तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और दूसरा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, तो उसमें बेटर डोनर कार्बन है। लेकिन AgCN में बेटर डोनर कौन है, नाइट्रोजन। KCN में बेटर डोनर कौन है, कार्बन, लेकिन AgCN में तो कार्बन के पास लोन पेयर ही नहीं है ना, यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर आ गया Ag प्लस की वजह से, तो यहाँ नाइट्रोजन डोनर है। क्वेश्चन में आपको AgCN दिया है, यानी अटैक नाइट्रोजन की साइड से होगा, Br निकलेगा, तो इसमें आपको आइसोसाइनाइड मिलेगा। जबकि अगर आपने यहाँ पे KCN लिया होता तो आपको साइनाइड मिलता। तो ये पहले 3 सवाल हो गए। ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलिसिस पूछा है। बेसिकली SN1 के अंदर जनरली सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करता है, और वैसे प्रोसेसेस को हम लोग सॉल्वोलिसिस कहते हैं। तो यहां से समझ आ रहा है कि क्वेश्चन SN1 का है, यानी जो लीविंग ग्रुप है उसको निकाल के कार्बोकेटाइन बनाना है। तो आप लीविंग ग्रुप को सब में से निकाल दीजिए और क्या बनाइए, वहां पे कार्बोकेटाइन बनाइए। यहां बन गया, यहां बन गया, यहां बन गया, और यहां बन गया। और ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा इसका स्टेबिलिटी चेक कर दीजिए। तो आप देखिए कहां कहां कार्बोकेटाइन रेजोनेंस कर रहा है, सी में कर रहा है, बी में कर रहा है, इन 2 जगहों पे कार्बोकेटाइन रेजोनेंस कर रहा है। तो बी और सी में रेजोनेंस कर रहा है, तो इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और बच गया ए और डी, और इनमें आप क्या चेक कीजिएगा, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो सेकंड नंबर पे कौन आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां आप देखिएगा अल्फा हाइड्रोजन, तो इस केस में यहां पे 3 हाइड्रोजन, यहां 2 और यहां 2।
तो पहले वाले में आ रहा है 7 अल्फा हाइड्रोजन फॉर दी कार्बोकेटायन, और यहां जब आप देखिएगा तो 1 यहां और 3 यहां, तो इसमें आ रहा है 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको पता है मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन लीड्स टू मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। तो ए और डी में से ए ज्यादा स्टेबल है डी के मुकाबले, जितना कार्बोकेटायन स्टेबल होगा रेट उतना ज्यादा होगा। अब अगर आप कंपेयर कीजिएगा बी और सी के अंदर, तो डेफिनेटली सी में ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, बी में कम रेजोनेंस हो रहा है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा कैटायन होगा? सी वाला। और जितना स्टेबल कैटायन उतना ज्यादा रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस। तो काफी आसान है फोर्थ वाला। फिफ्थ क्वेश्चन वापस से वही आ गए हम लोग। एजीसीएन, अपने को पता है एजीसीएन में अटैक कौन करता है? नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें साइनाइड सीएन माइनस के फॉर्म में आप इमेजिन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एजी जो है वो क्या है? डी ब्लॉक कैटायन है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ा देता है। यानी ये तो पता है कि इसमें अटैक नाइट्रोजन से होने वाला है, लेकिन सवाल उठता है किस पे? आयोडीन सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है, क्या उस पे अटैक होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप्स हैं यहाँ पे आयोडीन और ब्रोमीन, ये एक्चुअली उस कार्बन पे लगे हैं जहां पाई बॉन्ड है, मतलब उनका लोन पेयर इस पाई बॉन्ड से ब्रोमीन का लोन पेयर एक बॉन्ड के गैप पे है, तो रेजोनेंस कर रहा है। और रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड जो है ये पार्शियल डबल हो जाएगा, तोड़ना क्या हो जाएगा? मुश्किल। सिमिलरली आयोडीन का लोन पेयर भी रेजोनेंस कर रहा है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड भी क्या हो गया? पार्शियल डबल, तोड़ना मुश्किल। तो ये जो आयोडीन और ब्रोमीन है ये लीविंग ग्रुप होते ही नहीं है इन केसेस में, जब उनका लोन पेयर किसी पाई बॉन्ड से रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बन चुका है, बॉन्ड उनका क्या बन चुका है? पार्शियल डबल बन चुका है। तो यहाँ पे लीविंग ग्रुप सिर्फ कौन है? क्लोरीन है, तो क्लोरीन को भी निकालेगा। तो आपको क्या मिलेगा? आयोडीन में कुछ नहीं, ब्रोमीन में भी कुछ नहीं, और यहां आपको कौन मिलेगा? एनसी। ये दो, ये एक कार्बन और यहां पे एनसी। तो ये मिल जाएगा फिफ्थ वाले में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, अगर मैंने अल्काइल हैलाइड लिया और एमजी ड्राई ईथर, तो समझ आ रहा है कि क्या बनने वाला है? ग्रिग्नार्ड बनने वाला है। चलिए अगले स्लाइड पे देख लेते हैं। अगर ग्रिग्नार्ड बनने वाला है, आरबीआर में तुमने एमजी ड्राई ईथर लिया, तो ये क्या बनने वाला है? ग्रिग्नार्ड बनने वाला है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तुम ग्रिग्नार्ड को रिएक्ट करवाते हो तो तुमको पता है कि ग्रिग्नार्ड कैन एक्ट एज बेस और इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। और इसमें प्रेफरेंस क्या होता है ग्रिग्नार्ड का? बेस की तरह एक्ट करना। ग्रिग्नार्ड का प्रेफरेंस क्या होता है? बेस की तरह एक्ट करना। तो जब आप ग्रिग्नार्ड को पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसको ये OH वाला H जो दिखता है उसको वो पकड़ लेता है। ग्रिग्नार्ड, वैसे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि R और Mg का बॉन्ड पोलर कोवैलेंट है, लेकिन ग्रिग्नार्ड के सवालों में जनरली हम लोग ये कार्बन आयन अज्यूम कर लेते हैं इसको, और ये कार्बन आयन जो है वो यहां से H लेता है और ये क्या बन जाता है? RH बन जाता है। ये OH Mg के साथ चला जाता है, ये MgOH Br बन जाता है। अब सवाल ये कह रहा है कि मैं कौन सा, कितने तरह का RBr ले सकता हूं टू गेट दिस प्रोडक्ट। काफी आसान सवाल है। आपको ये प्रोडक्ट अगर ऑब्टेन करना है तो आप कैसा कैसा RBr ले सकते हो, आप खुद सोचो। आपको पता है कि जहां Br था वही MgBr बनेगा, और वही MgBr हट के H लगेगा। तो आपको खाली ये सोचना है कि कितने तरह का मैं RBr लूं जहां Br को हटा के H लगा सकूं और ये मिल जाए। तो बहुत ही आसान है। और ये भी लिख दिया है कि ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो इसमें आपको बहुत क्लैरिटी से समझ आ रहा है कि देयर आर 4 डिफरेंट पोजीशंस। ये पोजीशन और ये पोजीशन तो आइडेंटिकल है, तो एक ही गिनो। ये दूसरा गिन लो, ये पोजीशन को तीसरा गिन लो, और ये पोजीशन को चौथा गिन लो।
सो देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ पोजीशंस इन द मॉलिक्यूल, उनको ही आप लेके बना सकते हो। जैसे एक बार आपने ब्रोमीन यहां लगा दिया, अगर ये वाले कंपाउंड को Mg में डालोगे तो मैग्नीशियम यहीं पे आएगा, और फिर वो Mg हट के Hb वहीं पे आएगा और आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, आप Br यहां लगा दो, जब Mg डालोगे तो यहीं पे Mg आएगा और वहीं पे H आएगा, आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, आप Br को यहां लगा दो, आप Mg डालोगे तो Mg इसी में आएगा और वो Mg को हटा के हाइड्रोजन भी यहीं पे आएगा। और चौथा पॉसिबिलिटी क्या है, चौथा पॉसिबिलिटी कि आपने Br को यहां लगा दिया, Mg यहीं आएगा, H यहीं आएगा, so there are 4 possibilities ये कंपाउंड अचीव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये फिजिकल और ऑर्गेनिक के जंक्शन पे है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, एडवांस में भी आते हैं, बट इसमें अच्छा क्या है कि इसमें रिएक्शन सीक्वेंस काफी इजी है, वो मुश्किल नहीं है। नहीं तो जो एडवांस में थोड़ा सा टफ सीक्वेंस देता है, और बाकी तो ये चीज कराता है कि बहुत कॉमन फॉर्मेट हो गया है आजकल। तो पहला तो Mg ड्राई ईथर है, तो ये तो समझ आ गया आपको यहाँ पे कि यहाँ पे ग्रिग्नार्ड बन जाएगा। देखो इसमें भी डाउट ये आता है और वैलिड डाउट है कि अभी अभी तो हम लोग कह रहे थे कि अगर लोन पे रेजोनेंस कर रहा है तो बॉन्ड पार्शियल डबल हो गया और रिएक्ट कराना मुश्किल होगा। इसीलिए एक्चुअली क्या होता है कि इन स्टेप्स में जब ऐसा कुछ करना होता है आपको Mg ऐसे जगह पे डालना है जहां पे पार्शियल डबल है, डबल बॉन्ड है, वहां पे आपको हीट भी करना पड़ता है। और इसीलिए जो ईथर जनरली यहाँ पे यूज होता है दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा है। तो आपको ग्रिग्नार्ड में ये चीज करवा देना है। अगर क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन दिया है उसमें मैग्नीशियम डाला है तो आपको वहां पे ग्रिग्नार्ड बना देना है। ग्रिग्नार्ड को जैसे मैंने आपको बोला सोचने के लिए, आप इसको कार्बन आयन ही सोचो, सोचो कि ये कार्बन आयन ही है, यही आपको काम देगा। ठीक है, इसके बाद अटैक करना है CO2 पे। आपको पता है कि CO2 का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, तो लोन पेयर से यहां अटैक करो, बॉन्ड को O पे शिफ्ट करो, तो इससे आपको मिल जाएगा CO O माइनस। क्वेश्चन में यहाँ H+ दे रखा है तो मैं यहीं पे इसको OH लिख दे रहा हूं। फिर अगले स्टेप में दे रखा है अमोनिया, तो अमोनिया बेस होता है, बेंजोइक एसिड एसिड है, तो यहाँ पे एसिड बेस करवाओ। जब आप एसिड बेस करवाओगे तो आपको ये मिलेगा CO O माइनस और यहां मिलेगा NH4+। जब आप इसको हीट करते हो, ये जो हीट दिया है ना, ये यहां से वाटर के लॉस के लिए दिया है, तो यहां से 2 हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन ये लॉस हो जाता है और ये बन जाएगा आपका बेंजामाइड। बेंजामाइड बन गया। इसके बाद हॉफमैन दे रखा है, ये आपका ए हो गया भाई, ए। इसके बाद हॉफमैन ब्रोमाइड दे रखा है, ब्रोमीन इन NaOH, कितना मोल NaOH लगता है ये भी पूछ लेता है, 4 मोल। ठीक है, तो ब्रोमीन इन NaOH जब लेंगे तो ये CO यहां से हटा दो, ये एनिलीन बन जाता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो ये आपका बी हो गया। तो आपको कह रहा है कि अगर 11.25 मिलीग्राम क्लोरोबेंजीन का लेंगे तो कितना मिलीग्राम बी का प्रोड्यूस होगा। तो आप जब ये रिएक्शन को ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि अगर एक बेंजीन चला है तो वो यहां पे एक बेंजीन के फॉर्म में ही ट्रांसलेट हुआ है। इसका मतलब है एवरी क्लोरोबेंजीन विल गिव एनिलीन, 1 एनिलीन। सो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे क्लोरोबेंजीन के वो इक्वल होंगे किसके साथ, एनिलीन के साथ, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनिलीन। अब अगर इसमें देखें तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, मास बाय मोलर मास। मास दे रखा है 11.25 मिलीग्राम, ग्राम में चेंज करने के लिए बाई 1000।
ये हो गया मास क्लोरोबेंजीन का। और इसका मोलार मास कितना आएगा, तो मोलार मास आप वहां से ऐड करके निकालिएगा। तो 6 कार्बन का 72, 5 हाइड्रोजन का 577 और 35.5 ऐड कीजिएगा तो 112.5 आता है। ये मोल हो गया क्लोरोबेंजीन का एंड दैट विल बी इक्वल टू मोल ऑफ एनिलीन। मान लो एनिलीन का x ग्राम प्रोड्यूस हुआ, मिलीग्राम में ही ले लेते हैं क्योंकि आंसर भी मिलीग्राम में पूछा है, तो x मिलीग्राम प्रोड्यूस हुआ। तो x बाई मिलीग्राम में ग्राम में चेंज करने के लिए बाई 10 की पावर 3 और नीचे में यहां भी मोलार मास आना चाहिए। तो 6 कार्बन का 72 और 7 नाइट्रोजन है तो 79 और 14 नाइट्रोजन का दैट इज 93। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, ये चीज आ गया नीचे में यहां पे 10, तो यहां से x आ गया 9.3। बट क्वेश्चन में ये 10 की पावर -1 का अलग ऑर्डर दिया है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 93 हो जाएगा। पहला, what amount of bromine will be required to convert 2 gram of phenol into 2,4,6 tribromophenol? Straight out of NCERT, कुछ भी खास नहीं है। आपको पता है कि अगर फिनॉल को ब्रोमीन के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या मिलेगा, इन पोलर मीडियम है ना, क्या मिलेगा आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल मिलेगा। तो अगर आप एनसीईआरटी चेक कीजिएगा तो वहां बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि 3 मोल ब्रोमीन लगता है और यहाँ पे साथ में 3 मोल HBr बनता है। तो काफी आसान सवाल है। 2 ग्राम आपके पास फिनॉल है तो आप इसका मोल निकाल लीजिए, मास बाई मोलार मास 72, 77, 78 और 16 कितना होता है 94। तो ये मोल हो गया फिनॉल का। और ब्रोमीन आपको कितना चाहिए, 3 गुना चाहिए, तो मोल्स ऑफ ब्रोमीन रिक्वायर्ड is 3 times, that is 2 by 94 into 3। ये मोल ऑफ ब्रोमीन हो गया। अब आपसे मास पूछा है तो यहां से आप मास ऑफ ब्रोमीन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मोल पता है 6 by 94, तो मास क्या होगा इनटू मोलार मास, दैट विल बी कितना 160। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मास आपका आ जाएगा 960 by 94, रफली 10 के आसपास कुछ आ जाएगा। बहुत सिंपल है। दूसरा वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। NaOH इन ड्रास्टिक मीडियम, जैसे मैंने बताया था अगर क्लोरीन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो यहाँ बॉन्ड पार्शियल है और इसको निकालना इतना आसान नहीं होगा। तो बहुत ही स्ट्रॉन्गली बेसिक सॉल्यूशन यूज किया जाता है जिसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे अप्लाई किया जाता है। तो इससे आपको फिनॉल मिलता है। ये जो OH है यहाँ पे ये Cl को सब्स्टिट्यूट कर देता है, लेकिन क्योंकि सॉल्यूशन बहुत बेसिक होता है तो वो जो सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस है वो खुद ही जाके इसके H प्लस को निकाल के इसको क्या बना देता है, फेनॉक्साइड बना देता है। बट आपको तो फिनॉल चाहिए था इसलिए बाद में आपको सॉल्यूशन को वापस से न्यूट्रलाइज करना पड़ता है और जिससे आपको फिनॉल मिलता है। तो ये सब तो ठीक है, कोई खास बात नहीं है। ये आपका हो गया A। और अगर इसको ऑक्सीडाइज किया जाए Na2Cr2O7 में इन एसिडिक मीडियम, ये क्या बन जाता है बेंजोक्विनोन बन जाता है। आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन है ये बेंजोक्विनोन बन जाता है। ये आपका बी हो गया। तो ए और बी क्या होगा यही पूछा था, काफी आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है the boiling point of alcohol and phenol increase with increase in number of carbon atom। सही स्टेटमेंट है। जब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं तो वहां पे ये पढ़ते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि पहले तो आप टाइप ऑफ फोर्स देखो, फिर आप मॉलिक्यूलर वेट देखो,
और फिर आप सरफेस एरिया देखो। तो यहां बात जब अल्कोहल और फिनॉल की ही हो रही है, तो टाइप ऑफ फोर्स क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो तो आइडेंटिकल हो गया। तो अब जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। The boiling point of alcohol and phenol are higher in comparison to other class such as ether haloalkane। बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्कोहल फिनॉल में H बॉन्डिंग होता है, ईथर और हैलोअल्केन में H बॉन्डिंग नहीं होता है। तो ये भी इन जनरल स्टेटमेंट्स में, इसमें थोड़े इन जनरल स्टेटमेंट आते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट वगैरह के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो इन जनरल बात करी जाए तो ये बात सही है। Which one of the following with HBr will give phenol? काफी आसान सवाल है। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, देख सकते हैं। देखो, जब आप HBr ऐड करोगे तो वहां से आपको H प्लस मिलेगा। O के पास क्या है, लोन पेयर। O अपने लोन पेयर से H प्लस को पकड़ेगा। जब O अपने लोन पेयर से H प्लस को पकड़ेगा तो यहां O पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब किसी एक साइड के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और वो इलेक्ट्रॉन O को देके न्यूट्रल करना पड़ेगा। जैसे आपके पास O के दो साइड में बॉन्ड है, किसी एक साइड के बॉन्ड को तोड़ के उसको O पे शिफ्ट करके O को न्यूट्रल करना पड़ेगा। और अपने को पता है कि ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, क्योंकि ये तो पार्शियल डबल था ना। तो इसलिए कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, राइट वाला। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, O पे शिफ्ट होगा, और वो जो आपका H प्लस के आने के बाद जो HBr में Br माइनस बाकी था, वो ये मिथाइल पे जुड़ेगा। तो ये दोनों मिलके बन जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। ये बॉन्ड O पे जाने से क्या बन जाएगा, फिनॉल। सो यू विल गेट फिनॉल इन थर्ड केस। बाकी केसेस में नहीं मिल रहा है, साफ साफ दिख रहा है। जैसे यहां भी नहीं मिलेगा, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अगर क्लीव होना ही होगा ना, तो ये वाला बॉन्ड होगा या ये वाला बॉन्ड होगा। तो फिनॉल नहीं मिल सकता है, क्योंकि O जो है वो बेंजीन पे डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। ठीक है, तो काफी सिंपल है, देख लो। पहला देखो, पहला क्या है, इन दी क्लेसेंस-स्मिड रिएक्शन। मतलब क्वाइट पॉसिबल कि बहुत बच्चा इधर ही क्वेश्चन को छोड़ देगा। क्लेसेंस-स्मिड जो होता है ना, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डायरेक्टेड एल्डोल होता है। तो ये एक एल्डोल का फॉर्मेट है। अगर मान लो ये तुम फिगर आउट नहीं कर पाते तो भी क्या वहां पे तुम्हारे पास चांस था, बिल्कुल चांस तो फिर भी था, क्योंकि जो प्रोडक्ट है ना, वो इससे तुम बहुत आसानी से खुद ही सोच पाते हैं। तो क्लेसेंस-स्मिड क्या है, डायरेक्टेड एल्डोल का टाइप है। बेंजाल्डिहाइड जो ले रखा है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। लेकिन ये जो यहां पे आपको दिख रहा है एसीटोन, ये दिख रहा है ना, ये एसीटोन ये बता रहा है कि ये एल्डोल है, जिसमें एसीटोन का क्या लगेगा, अल्फा हाइड्रोजन, और बेंजाल्डिहाइड का क्या लगेगा, डबल बॉन्ड O। अगर एसीटोन और बेंजाल्डिहाइड को मिला के एल्डोल कराओ तो शॉर्टकट से अगर चलेंगे तो शॉर्टकट क्या कहता है कि एक कंपाउंड से आप अल्फा हाइड्रोजन ले लो और दूसरे कंपाउंड से आप कार्बोनिल ले लो। जैसे ये तुम्हारे पास बेंजाल्डिहाइड है, तो एक कंपाउंड से तुम कार्बोनिल लो और दूसरे कंपाउंड से दो हाइड्रोजन ले लो। सिमिलरली वही काम आप एक बार इधर भी कर लो। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उससे आप अल्फा हाइड्रोजन ले लो, उससे आप अल्फा हाइड्रोजन ले लो, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उससे डबल बॉन्ड O ले लो। ये जो है ना, ये जो बनेगा दैट विल बी डाइबेंजाल एसीटोन। ये जो बनेगा ये क्या होगा, डाइबेंजाल एसीटोन होगा। बहुत सिंपल सा सोचना। देखो ये डायरेक्ट एल्डोल है, इसमें होता क्या है, देखो मन में जब हम लोग एल्डोल पढ़ते हैं और उसमें जब हम लोग क्रॉस एल्डोल पढ़ते हैं तो मन में डाउट बहुत आता है
कि अगर मैंने एक कंटेनर में बेंजाल्डिहाइड ले लिया और फिर मैंने उसी कंटेनर में एसीटोन ले लिया और मैं बेस डाल दिया और रिएक्शन कराने लग गया, तो एसीटोन बेंजाल्डिहाइड के साथ तो रिएक्ट करेगा, लेकिन एसीटोन आपस में भी तो रिएक्ट करेगा। तो क्रॉस ही क्यों बनाए, सेल्फ क्यों ना बना ले कि एसीटोन एसीटोन से रिएक्ट कर गया, ये तो क्रॉस बनाया यहाँ पे। तो एक्चुअली ये मैकेनिज्म जो है, ये जो प्रोसेस है करवाने का, वो इंपॉर्टेंट होता है। डब्बे में बेसिक मीडियम होता है, उसमें बेंजाल्डिहाइड पहले से डाल के रख देते हैं और एसीटोन ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराया जाता है। जब एक ड्रॉप एसीटोन आया तो उसमें जितने एसीटोन थे लगभग लगभग सबका अल्फा एच निकल गया। तो वो सारे कैसे बन गए, इनोलेट बन गए, और उनके पास अटैक करने के लिए ज्यादा क्वांटिटी में वहां कौन प्रेजेंट होता है, बेंजाल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। तो क्लेसन स्मिथ जो है ये एक डायरेक्टेड क्रॉस एल्डोल का टाइप है। इसमें बेंजाल्डिहाइड सॉल्यूशन में पहले से रहता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसीटोन गिराते हैं, एसीटोन का अल्फा एच निकलता है, एनायन बनता है, और क्योंकि मेजॉरिटी में बेंजाल्डिहाइड प्रेजेंट है तो एसीटोन अपने जैसे मॉलिक्यूल पे ना अटैक करके किस पे अटैक करता है, बेंजाल्डिहाइड पे अटैक करता है, और ये डाई बेंजाल एसीटोन बनाता है। अब क्वेश्चन में दिया है कि 5.3 ग्राम बेंजाल्डिहाइड है और प्रोडक्ट 3.51 ग्राम मिला। 5.3 ग्राम बेंजाल्डिहाइड है, ओके। तो बेंजाल्डिहाइड का मोल कितना आ गया भाई, वो देख लेते हैं। मोल ऑफ बेंजाल्डिहाइड, तो ये आ गया 5.3 ग्राम है, तो मास बाय मोलार मास, एंड दैट विल बी कितना, तो पीएच हो जाता है 77, है ना। पीएच मतलब फिनाइल, फिनाइल C6H5 77, 78, ये 12 ले लो आप तो 90, और ये 16 ले लो तो 106, यानी इसका मोल कितना हो गया, 1/20 मोल आपके पास है। कौन, बेंजाल्डिहाइड। अच्छा, कंपाउंड बना कितना, कंपाउंड कितना बना, ये बना 3.51 ग्राम, ये बना 3.51 ग्राम, तो इसका भी मोल निकाल लो, मास बाई मोलार मास। कैसे निकालोगे, 77 और 77 ये दोनों फिनाइल का ले लो, तो ये आ गया 154, CH ये हो गया 13 13 26 और 26 52, और CO ये हो गया 16 और 12 28, ये आप ऐड कर दो, ये हो गया 80 और 154, दैट इज 234, ये आपका इसका मोल आ गया। अब आपको क्या पता है कि 2 मोल बेंजाल्डिहाइड से प्रोडक्ट कितना मोल मिलने वाला है, 1 मोल मिलने वाला है। तो 1/20 से कितना मिलना चाहिए था, 2 से 1, तो 1/20 से प्रोडक्ट कितना मिलना चाहिए, 1/40 मिलना चाहिए। तो प्रोडक्ट मिलना चाहिए था 1/40, अब देखते हैं मिला कितना है। तो प्रोडक्ट का मोल मिला है 0.015 और मिलना कितना चाहिए था 1/40। तो परसेंटेज यील्ड क्या होता है, एक्चुअल यील्ड विच इज 0.015 डिवाइडेड बाय theoretical yield which is 0.025 into 100, और यहां से परसेंटेज यील्ड निकालने पे 60% आ रहा है। तो काफी सिंपल सवाल है, कुछ खास नहीं है, आंसर इसका 60% हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, CrO3 इन एक्सेस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 2 डिग्री को तो कीटोन ही बनाएगा, लेकिन 1 डिग्री को क्या बना देगा, एसिड। तो ये आपका P हो गया। आपको पता है कि ये जो OH आप यहां देख रहे हैं, यहां एरो के ऊपर, ये बेसिकली न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने वाला है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक किसका कार्बन होता है, एसिड का या कीटोन का, कीटोन का, क्योंकि एसिड वाले कार्बन को इस OH का क्या मिलता है, +M, और उससे इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाता है। तो क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है तो ये किससे रिएक्ट करेगा, कीटोन से। शॉर्टकट क्या था, पानी निकाल दो सीधा, ये ऐसे लिख दो OH OH, और यहां से क्या कर दो, लॉस ऑफ वाटर।
तो लॉस ऑफ ऑर्डर करोगे तो ये आपका Q जो है वो ऐसा हो जाएगा, ये COOH में तो कुछ हुआ ही नहीं, रहने दो इसको। फिर इस कार्बन से O CH2 O, और ये बन गया आपका कीटल, कीटल बन गया। अब कह रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड ले लो। अरे ग्रिग्नार्ड लेने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ तो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ग्रिग्नार्ड पहले एसिड बेस करेगा। तो ग्रिग्नार्ड लेने से क्या बना, बस ये बन गया एनायन, बस और कुछ भी नहीं हुआ, ये एनायन बन गया। और ये CH3 माइनस खुद क्या बन गया, मीथेन बन गया। इसके बाद H+ डाला, अरे H+ डाल दिया तो फिर क्या हुआ, तो फिर ये जो एनायन बना था ये तो वापस से OH हो ही गया। और आपको पता है कि एल्डिहाइड या कीटोन का अल्कोहल के साथ जो रिएक्शन होता है जिससे एसिडल और कीटन बनता है वो रिवर्सिबल होता है। तो अगर आपने यहां H3O+ डाला तो प्रोसेस कैसा था, रिवर्सिबल। तो ये रिवर्स होके क्या हुआ, ये वापस से ये वाला पूरा पार्ट जो है ये ओपन होके वापस से क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ये वापस से कीटोन बन गया। अब आपने लिया NaBH4, और ये NaBH4 क्या करेगा, कीटोन या एसिड। तो LiAlH4 तो दोनों को रिड्यूस करता है, लेकिन NaBH4 सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करके क्या बनाता है, अल्कोहल बनेगा। तो O-, लेकिन फिर पानी वानी है उससे क्या बन जाएगा। तो ये आपका जो है वो फाइनल प्रोडक्ट है, ये वाला जो बना, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। अब 0.1 मोल ऑफ S, अब पहले इसका मोलार मास तो निकाले। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 72 उसका ऐड कर लीजिए। हाइड्रोजन देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसका 10 ऐड कर लीजिए। ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो उसका 48 ऐड कर लीजिए। और कुछ रह गया क्या, आई डोंट थिंक सो। तो ये 72 और 48, 120 + 10 130 हो गया। तो 0.1 मोल का मास कितना हो जाएगा, 13 ग्राम आंसर हो जाएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो पहले तो कंपाउंड्स बना लो। पहला दिया है एसिटोफेनोल CH3COPH, दूसरा दिया है बेंजाल्डिहाइड, तो एक बेंजीन ले लिया और इस पे CHO ले लिया। तीसरा दिया है पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड, तो पहले एक बेंजाल्डिहाइड बना लो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा लो। फिर दिया है पैरा टोल्यूविल बेंजाल्डिहाइड, तो बेंजाल्डिहाइड बना लो और पैरा पोजीशन पे एक टोल्यूविन लगा लो। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का सिंपल सा मतलब है, ये जो कार्बोनिल वाला कार्बन है इस पे ज्यादा से ज्यादा डेल्टा प्लस होना चाहिए। इस पे जितना ज्यादा डेल्टा प्लस होगा न्यूक्लियोफाइल उतना इसमें इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी ज्यादा होगी। अब आप देख लो कि नाइट्रो क्या है, ये -M ग्रुप है, -IB है, तो ये विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और इसकी वजह से इस कार्बन पे डेल्टा प्लस बढ़ जाता है। ये मिथाइल क्या है, ये +H और +I है, और ये इलेक्ट्रॉन देता है और इसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा प्लस कम हो जाता है। सिर्फ बेंजाल्डिहाइड में ना डोनर है ना विड्रॉइंग है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मिथाइल उससे डायरेक्टली बॉन्डेड है, और दूसरा कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस भी होता है, कीटोन में हिंड्रेंस भी रहता है जो मिथाइल जो उस पर डायरेक्टली बॉन्डेड है उसकी वजह से लगेगा। तो सबसे कम रिएक्टिविटी किसका होगा, एसिटोफेनॉल। उससे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा, पैराटोल्यूइक। उससे ज्यादा बेंजाल्डिहाइड, और उससे ज्यादा पैरा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। ये ऑर्डर रिएक्टिविटी का होना चाहिए। डेल्टा प्लस देखना है ऑन दी कार्बोनिल कार्बन, और देखना है कि उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस कितना है। दूसरा जिंक एमलगम HCl, ये अपने को पता है ये क्लेमेंशंस रिडक्शन है, और अपने को ये भी पता है कि क्लेमेंशंस रिडक्शन किसका होता है,
क्या क्लेमेंसन्स रिडक्शन एस्टर का होता है? नहीं, ये होता है प्योर कार्बोनिल का, विच इज कीटोन एंड एल्डिहाइड। और करना क्या होता है, उसको हाइड्रोकार्बन बना देना होता है। तो ये हो जाएगा CO, और यहां आ गया O, और यहां लग गया C2H5। यहां हो गया, बस O की जगह पे आप 2 हाइड्रोजन लगा दो, और यहाँ नीचे भी आप वही करो, O की जगह पे 2 हाइड्रोजन लगा दो। इस तरह से आप इनको रिड्यूस कर सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन को, लेकिन एस्टर रिड्यूस नहीं होता है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही कराना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो अपने को पता है क्या करना होता है, ये बॉन्ड्स को कट करके और इनकी जगह पे दोनों साइड में O लगाना पड़ता है, ये अपने को याद है। तो यार देखो, ऐसे क्वेश्चंस में किसी एक एंड से चालू करो और लिखना चालू कर दो वहां पे। जैसे यहाँ पे ये मिथाइल से मान लो आपने चालू किया, सो दिस इज द मिथाइल, देन कम्स दिस कार्बन जिसपे एक हाइड्रोजन है। अब इसमें ऊपर की तरफ चलो, तो ऊपर की तरफ चलोगे तो CH2, उसके आगे वाले कार्बन पे क्या एक डबल बॉन्ड O लगेगा? यस, एक डबल बॉन्ड O लगेगा। उसके आगे फिर एक कार्बन आएगा, उसके आगे फिर एक कार्बन आएगा, और उस पर फिर से एक डबल बॉन्ड O लगेगा, डबल बॉन्ड O लगेगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, तो ये वाला एल्डिहाइड की तरह हो गया। अब आप यहां से जो इस रास्ते पे आप चले गए थे, अब आप नीचे वाले रास्ते पे आ जाओ, CH2, फिर एक कार्बन आएगा जिस पे डबल बॉन्ड O होगा। फिर आप आगे बढ़ो, CH2, तो आपको 2 CH2 मिल गया, और फिर आप आगे बढ़ो तो इस कार्बन पे CHO मिलेगा, इस कार्बन पे CHO मिलेगा। तो इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। सेम आप हर क्वेश्चन में कर सकते हो, कोई डिफरेंट अप्रोच नहीं है। जो डबल बॉन्ड से वहां कट लगेगा, किसी एक एंड से आप लिखना चालू करो। जैसे मान लो कोई इधर से लिखना चालू करता है, तो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो आप बिल्कुल ऐसे ही लिख लो। मैं इन 4 एटम्स की बात कर रहा हूं, इसके अगले एटम पे आपको डबल बॉन्ड O दिखेगा। उसके आगे फिर आप इस तरह चले गए, ऐसे गए, और यहाँ फिर एक डबल बॉन्ड O बना लिया। अब यहाँ से नीचे आ जाओ, नीचे आओ, और फिर यहाँ पे आपको एक डबल बॉन्ड O मिलेगा। फिर आप इधर चले गए, और फिर आपको यहाँ एक डबल बॉन्ड O मिलेगा। ये एल्डिहाइड है, इस तरह से बना सकते हैं, कुछ खास नहीं है। जहां से भी मन करे आप वहां से चालू कर लो। इधर से बनाओगे तो ऐसे बना लिया, ऐसे ऐसे, यहाँ आपको एक डबल बॉन्ड O मिला। फिर इधर से आप आ गए यहाँ, फिर यहाँ आपको एक डबल बॉन्ड O मिला। यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ से नीचे आओ, यहाँ से आप नीचे आए, यहाँ कट लगा था, तो यहाँ आपको एक डबल बॉन्ड O मिल गया। और आप यहाँ से इधर की तरफ गए तो एक डबल बॉन्ड O यहाँ भी मिल गया। इस तरह से अप्रोच करना है, कुछ भी खास नहीं है। डबल बॉन्ड्स दिखे वहां कट कर दो। अगर यही रिडक्टिव की जगह ऑक्सीडेटिव होता, तो जितने भी एल्डिहाइड्स बन रहे थे ना, उनको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते? एसिड में कन्वर्ट कर देते। कब? अगर ये ऑक्सीडेटिव होता। रिडक्टिव में ओजोन के साथ जिंक हो सकता है, डाइमिथाइल सल्फाइड हो सकता है, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन हो सकता है, और ये रिडक्टिव में होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड कट करके सीधा आपको जो बन रहा है बनाते चले जाना है। लेकिन अगर यही ओजोन के साथ H2O2 दिया हो, दैट इज ऑक्सीडेटिव, तो जहां जहां एल्डिहाइड बनेगा, उस एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देना है? एसिड में कन्वर्ट कर देना है। कीटोन का कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों के अंदर। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली उन्होंने रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएजेंट्स हैं और प्रोडक्ट है वो भी दे रखा है। सिर्फ नाम मैच करना था कि कौन सा वाला कौन सा रिएक्शन है। मैंने प्रोडक्ट नहीं लिखा है, वो आप खुद भी लिख सकते हैं। पहला वाला स्टीफन है। स्टीफन में क्या होता है, जो आपका साइनाइड होता है, पहले वो हाइड्रोजनेट हो जाता है 2 हाइड्रोजन से, और इससे बन जाता है RCH डबल बॉन्ड NH। और जब आप उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये क्या बन जाता है? एल्डिहाइड बन जाएगा। इस केस में एल्डिहाइड बन जाएगा। तो यहां आपको
एल्डिहाइड मिलेगा। ये रिएक्शन का नाम पूछा है, प्रोडक्ट नहीं पूछा है। इसका नाम क्या है? स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेंस रिडक्शन। दूसरा है रोजेनमुंड। रोजेनमुंड में क्या होता है कि अगर आपने सीधा हाइड्रोजनेशन कराया होता तब तो ये अल्कोहल बन जाता, लेकिन ये BaSO4 जो है वो इस प्रोसेस को एल्डिहाइड के स्टेज पे ही रोक देता है। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? बेंजाल्डिहाइड मिलेगा। रिएक्शन का नाम क्या है? रोजेनमुंड रिडक्शन। नाम भी पूछ सकता है ये, आप यहां से देख सकते हैं, नाम भी पूछ सकता है। Cr2Cl2 and CH2 and then H3O प्लस ये इटाड है, और ये जो टोल्यूइन है इसको क्या बना देता है? बेंजाल्डिहाइड बना देता है। एक्चुअली लोगों के सामने काफी दिन तक ये चैलेंज था कि हम लोग ये टोल्यूइन से बेंजाल्डिहाइड कैसे बनाए। बेंजोइक एसिड बनाना बहुत इजी था। आप यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो जैसे कि KMNO4, वो ये मिथाइल को ऑक्सीडाइज करके COOH बना देगा। लेकिन इसको एल्डिहाइड के स्टेज पे रोकना मुश्किल था, तो उसके लिए स्पेशल रिएक्शन है इटाड। ध्यान रखेंगे, अगर क्रोमाइल क्लोराइड लिया है तो इसमें क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, बट अगर CrO3 यूज हुआ होता तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, ये भी ध्यान रखिएगा। COHCl एनहाइड्रस AlCl3, इससे भी बेंजाल्डिहाइड ही बनेगा। और ये कौन सा रिएक्शन है? ये है गैटरमैन कॉच। गैटरमैन कॉच, इसका मैकेनिज्म भी बहुत इजी है, आप खुद ही सोच सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कुछ ऐसा होता है। इसको अगर मैं बिना एरो हेड के बना दूं तो मैं इसको ऐसा सोच सकता हूं, और इसको अगर मैं HCl दे दूं तो ये बड़े आराम से ये H को एक्सेप्ट कर लेगा। जब वो H को एक्सेप्ट करेगा तो ऐसा कुछ बन जाएगा। और अगर मैं इसका चाहूं तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इमेजिन कर सकता हूं इस तरह का, जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव हो, और ये आपका होता है इसमें रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। जब आप इसका रिएक्शन बेंजीन के साथ कराते हैं तो ये बेंजीन पे ऐड हो जाता है और क्या बनता है? बेंजाल्डिहाइड बनता है। तो इसमें तो सिर्फ नाम ही पूछा था, पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट, मतलब इनमें से कौन कौन सा फेलिंग टेस्ट दिखाएगा। ऑप्शंस ऐसे दिए थे जैसे कि ABC, ऐसे ऐसे करके, मतलब आपको इसमें से 2-3 भी मिल सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट की बात करें तो एलिफैटिक एल्डिहाइड फेलिंग्स टेस्ट दिखाता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग्स टेस्ट नहीं दिखाता। कीटोन इन जनरल फेलिंग टेस्ट नहीं दिखाता, एक्सेप्ट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। और ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन अपने को कहाँ मिलता है? तो ये अपने को मिलता है बायोमॉलिक्यूल्स में। बहुत सारा एग्जांपल देखा होगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का, तो यहां देख लो। पहले बेंजाल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो फेलिंग टेस्ट नहीं दिखाएगा। कीटोन है, नॉर्मल कीटोन है, फेलिंग टेस्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन ये अल्फा हाइड्रोक्सी है, कीटोन के अल्फा पोजीशन पे OH है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो टेस्ट दिखाएगा। एसिटाल्डिहाइड एलिफैटिक एल्डिहाइड है, टेस्ट दिखाएगा। ये भी एलिफैटिक एल्डिहाइड है, यहां देखो CH2CHO, ये रिंग से कोई मतलब नहीं है, तो एलिफैटिक एल्डिहाइड है तो ये भी टेस्ट दिखाएगा, तो इट विल बी CDE। Both acetaldehyde and acetone individually undergo which of the following reactions, मतलब जो reactions दोनों करते हैं। अच्छा, आयोडोफॉर्म मिथाइल कीटो दोनों में है। क्लेमेंशन कीटोन एल्डिहाइड दोनों क्लेमेंशन में रिड्यूस होंगे। कैनेजारो के लिए अल्फा H नहीं होना चाहिए, दोनों में है तो दोनों नहीं करेगा। आयोडोल दोनों के पास अल्फा H है, दोनों करेगा। और टॉलेंस टेस्ट जो है ये एल्डिहाइड जो है वो ये टेस्ट दे देगा, यानी एसिटाल्डिहाइड जो है वो टेस्ट देगा, लेकिन ये जो कीटोन है वो टेस्ट नहीं देगा टॉलेंस टेस्ट। तो दोनों जो करे वो पूछ रहा है, तो ACE विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है? टोल्यूइन दिया है और ये तो बहुत क्लियर है कि यहाँ पे इटाड हो रहा है पहले,
CrO2 Cl2 माइल्डली ऑक्सीडाइज करता है बेंजीन सॉरी टोल्यूइन को इनटू बेंजाल्डिहाइड। हाइड्रोलिसिस के बाद आपको बेंजाल्डिहाइड मिलता है। तो सबसे पहले आप बेंजाल्डिहाइड बना लो। अब इसके बाद आपको दे रखा है इस पे ऐड करना है किसको, सोडियम बाइसल्फाइड को। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो। सो दिस इज Na प्लस और HSO3 माइनस। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, सल्फर है, एक डबल बॉन्ड O है, एक O माइनस है और एक OH है। इसमें ध्यान रखना बहुत यूनिकली ये सल्फर अपने लोन पेयर से अटैक करता है। इसमें सल्फर अपने लोन पेयर से अटैक करता है, बॉन्ड O पे शिफ्ट होता है। वो बॉन्ड जो है वो ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और ये जो OH के बीच का बॉन्ड होता है ये सल्फर और O के बीच में शिफ्ट हो जाता है। मैं लिख देता हूं इधर अलग से, फिर से देख लो। आपके पास बेंजाल्डिहाइड है और इस पे आप बाइसल्फाइड को ऐड कर रहे हैं। सो दैट इज SOH डबल बॉन्ड O माइनस और यहां लोन पे ये अटैक करता है, ये बॉन्ड O पे जाता है। चलिए पहले इतना ही लिख देता हूं मैं। इतना लिखेंगे तो क्या मिलेगा, सो दिस विल बी कार्बन हाइड्रोजन O माइनस और इसके बाद आपका ये सल्फर बॉन्डेड हो गया। इस पे एक डबल बॉन्ड O है, इस पे एक O माइनस है और यहां पे एक OH और भी लगा हुआ है। यहां जब अटैक सल्फर से हुआ होगा तो सल्फर पे एक प्लस भी आ गया होगा। ये O माइनस इस H को पकड़ता है और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करके सल्फर को न्यूट्रल करता है। तो आपको ये पूरा मिला जुला के कुछ इस तरह से यहाँ OH या सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस ऐसा कुछ मिलता है। और ये O माइनस के चार्ज को कौन बैलेंस करता है, Na प्लस बैलेंस करता है। सो दैट इज द रेसिड्यू यू आर गोइंग टू गेट। Residue will be carbon, hydrogen, there is one OH, then sulfur, then double bond O, then double bond O, then O minus Na plus। ये आपको मिलेगा। और अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डाइल्यूट HCl से आप इसको रिएक्ट करवाइए। तो जब आप डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराइएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे एक और OH लगेगा। एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होता है तो वाटर के लॉस के बाद यहाँ आपको फाइनली क्या मिलेगा, बेंजाल्डिहाइड मिलेगा। सो दैट इज B and this is A। Molecule P on treatment with acid undergoes rearrangement and gives Q. Q on ozonolysis followed by reflux। एक सेकंड सोचो, देखो। So molecule on treatment with acid undergoes rearrangement and gives Q. Q on ozonolysis followed by reflux under alkaline condition gives R. Structure of R is given। आपसे P के बारे में पूछा है तो कुछ हद तक बैक ट्रैक कर सकते हैं, बट एक लिमिट पे जाके ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑप्शंस देखना ही पड़े जहां पे कोई ऑप्शन आपको और समझ ना आए। तो चलिए कुछ बैक ट्रैक करने का कोशिश करते हैं। ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय रिफ्लक्स अंडर अल्कलाइन कंडीशन और मेंस का पेपर है तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि क्या हुआ होगा, आयोडोन हुआ होगा। क्यों, ओजोनोलिसिस करके हमने एक ही कंपाउंड के अंदर दो डबल बॉन्ड O जनरेट करे होंगे, फिर हमने इंट्रामॉलिक्यूलर आयोडोन किया होगा। एडवांस में अगर आ जाए तो एडवांस में और ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जैसे क्लेसन एस्टर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पे वो नहीं करेगा, आयोडोन पे ही फोकस करेगा। तो ये सिंपल था, अपने को ये समझ आ रहा था कि पक्का एल्डोल होके अपने को R मिला है। तो पहले तो एल्डोल को रिवर्स करते हैं। अब एल्डोल को कैसे रिवर्स करेंगे, तो आपको पता है कि एल्डोल में यही डबल बॉन्ड बना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एल्डोल में जो डबल बॉन्ड बनता है वो डबल बॉन्ड O से कॉन्जुगेटेड वाला बनता है। तो ये बना होगा
तो आपको भी पता है कि ये बॉन्ड नया फॉर्म हुआ होगा, यानी पहले ये पार्ट्स अलग रहे होंगे, उस साइड से आपने हाइड्रोजन लिया होगा और इस साइड से आपने O लिया होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि उधर O दिख रहा है, तो उधर वाले कार्बन से हाइड्रोजन लिया होगा और इधर वाले कार्बन से ऑक्सीजन लिया होगा, यानी ये पहले कुछ ऐसा रहा होगा। ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, इतना तो बिल्कुल ही समझ आ जाता है कि एक्चुअली जो आपका एल्डोल हुआ है वो यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे आपने एल्डोल करवा के इससे ये बना लिया। क्यू ऑन ओजोनोलिसिस मतलब ये जो चीज बना है वो क्यू के ओजोनोलिसिस से बना है। तो ओजोनोलिसिस को भी रिवर्स करना काफी इजी है, जहां जहां पे डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है एक्चुअली उनके बीच में क्या रहा होगा, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहा होगा। तो अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का आप एक रिंग बना लीजिए। यहाँ पे आप चाहिए तो नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड और 1 और 6 दोनों पे क्या डाल दिया, मिथाइल डाल दिया। 1 और 6 दोनों पे क्या डाल दिया, मिथाइल डाल दिया, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो ये आपका क्यू हो गया भाई, ये आपका क्यू हो गया, क्यू ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स दिस। तो क्यू में भी क्लियर हो गया। अब लेकिन इसके और पीछे बैक ट्रैक करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये तो समझ आ रहा है कि कैटायन इन दोनों में से कहीं पे आया होगा और उसके बाद ये आपने एलिमिनेशन करके ये बना लिया होगा, लेकिन उसके पीछे का बैक ट्रैक करना मुश्किल है। आप जब ऑप्शंस देखिएगा तो सारे ऑप्शंस 5 मेंबर रिंग के दिए हैं, मतलब यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन भी किया होगा। और जब उसी को आप देखिएगा ध्यान से तो उसमें एक ऑप्शन जो है वो ऐसा दे रखा है। तो यही हमारा पी होगा, क्योंकि जब आप इस पे H प्लस ऐड किए होंगे तो ये पाई बॉन्ड ने हाइड्रोजन को जोड़ा होगा, हाइड्रोजन को जोड़ा होगा बाहर वाले पे ताकि अंदर वाले पे स्टेबल पॉजिटिव आ जाए, फिर रिंग एक्सपेंशन हुआ होगा। कैसे होता है रिंग एक्सपेंशन, तो जो अभी का कार्बोकेटायन है उसको 1 बोल दीजिए, अगले को 2, उसके अगले को 3, और 2 3 के बॉन्ड को ब्रेक करके 1 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म कीजिए, 2 3 के बॉन्ड को ब्रेक करके 1 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्म कीजिए और नया प्लस जो है वो 2 पे ले आइए। इसी को आप थोड़ा अच्छे से बना देंगे तो एक 6 मेंबर्ड रिंग, 2 मिथाइल और पास पे एक कार्बोकेटायन आ जाएगा। और इसी में मिथाइल शिफ्ट अगर आप कर देंगे, इसी में अगर आप मिथाइल शिफ्ट कर देंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। और इसी में एलिमिनेशन करा देंगे एक H प्लस का, तो ये बन जाएगा जो आपको यहां चाहिए। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ हद तक आप आसानी से बैक ट्रैक कर पाएंगे, बट ऐसा भी हो सकता है कि उसके बाद आपको ऑप्शंस का हेल्प लेना पड़े।